अब हम लोग स्टार्ट करते हैं की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, नाइट्रोजन क्रिया के बारे में देखा, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, सारे प्रोसेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब एंजाइम जो कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, आज हम लोग उसके बारे में बात करें। तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या आपको बताया था कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है उसको हम लोग अमोनिया के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या आप उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं और इनकी वजह से इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के लिए इसको कितने एटीपी चाहिए, 16 एटीपी चाहिए। ठीक है। और ये रिएक्शन करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए, तो वो एंजाइम क्या है, नाइट्रोजनेज एंजाइम। हम लोग लास्ट टाइम नाइट्रोजनेज एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो हमने आपको लास्ट टाइम में नोड्यूल फॉर्मेशन बताया था कि नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है। और बैक्टीरिया में जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के थ्रू होता है वो कितना हमने बताया था, 70% होता है। और अगर हम लोग फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात करें तो कितना बताया था, 30%। तो यहाँ पे हम लोग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ओवरऑल हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि जब ये आपको रिएक्शन याद करनी होगी कि जब नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 2 अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो उस समय हमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 16 एटीपी की जरूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कितने एटीपी की जरूरत है, अगर आप एआरएस वगैरह का इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे, फिर कितने प्रोटॉन या कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक नाइट्रोजन, एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को या गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट। फिर इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में हमने आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि इसके पास एक एफई प्रोटीन होती है और एक क्या होती है, एमओएफई प्रोटीन। तो अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें। फिर हमने बताया था कि लेग हीमोग्लोबिन की बहुत मीन्स ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम है ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है। तो इस सेंसिटिविटी को ये सेंसिटिव ना हो उसके लिए लेग हीमोग्लोबिन होता है जो कि इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और वहाँ के इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन फ्री करने में हेल्प करता है। जब ऐसा हो रहा है, जब नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है तो जो ये 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, किसी हाइड्रोजन डोनर से। और वो हाइड्रोजन डोनर क्या हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, पायरुवेट हो सकता है, ग्लूकोज। एटीपी तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, बहुत रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाइड वे में देखें तो किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स होता है कि जैसे मीन्स कि पहले एक साथ नहीं होता है, जैसे आपने ये देखा, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की लिया और इसके बाद ये HN इस तरह से कन्वर्ट, समझ रहे हैं। इसके बाद फिर फर्दर ये क्या करेगा, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर इसके बाद ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फर्दर क्या करेगा कि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है H3 में। ठीक है। और यहाँ पे एक निकलता है हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिर और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यहाँ पे आ गए, तो टोटल हमारे क्या हो गए, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट। तो इस तरह से हुआ। अब हम लोग नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की बात, ये है नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जो कि नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स, मल्टी सब कॉम्प्लेक्स होता है। और इस कॉम्प्लेक्स में बेसिकली आप देखेंगे स्ट्रक्चर में ही समझ में आ रहा हो कि एक यहाँ पे ये आप क्या देख पा रहे हैं, ये एक डाइमर है, होमोडाइमर है। जो येलो कलर के आपको 2 दिख रहे हैं ये होमोडाइमर है और ये क्या है, हेट्रोडाइमर है। ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे आप क्या ये टेट्रामर है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 सब यूनिट एक जैसी दिख रही, 2 एक जैसी दिख रही, क्योंकि नाइट्रोजनेज एंजाइम, अब देखिए नाइट्रोजनेज एंजाइम एक डाई नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, या उसको नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं।
डाई नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहिए या नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहिए, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है। जो हम लोग नाइट्रोजनेस एंजाइम की बात कर रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स दो चीज़ों से मिलके, दो कंपोनेंट से मिलके बना है। एक कंपोनेंट सेकंड है, एक कंपोनेंट फर्स्ट है। जो सेकंड कंपोनेंट है उसमें आता है आयरन प्रोटीन, और इसको कोड करता है निफ एच। कौन कोड करता है? निफ एच। तो कहाँ पे ये निफ पाया जाएगा? बैक्टीरिया। क्योंकि नाइट्रोजनेस बनाता कौन है? बैक्टीरिया बनाता है। तो वो जीन भी कहाँ प्रेजेंट होगा? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। तो निफ जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया में। और जो नाइट्रोजनेस एंजाइम का एफी प्रोटीन है उसको इनकोड करता है बैक्टीरिया का निफ एच। और इस कॉम्प्लेक्स, जो डाई नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स होता है, उसके फर्स्ट मीन्स की जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डाई नाइट्रोजनेस रिडक्टेज। क्या बोलते हैं? डाई नाइट्रोजनेस रिडक्टेज। ये आपको याद। इसके बाद जो सेकेंड मतलब कि जो हमारा दूसरा कॉम्पोनेंट, तो हम लोग कॉम्पोनेंट फर्स्ट कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि कॉम्पोनेंट सेकेंड में एफी प्रोटीन होती है और कॉम्पोनेंट फर्स्ट में एमओएफई प्रोटीन होती है। एमओएफई प्रोटीन जिसको कोड करता कौन है? जिसको कोड करता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, निफ एच, निफ डी एंड निफ के। और ये क्या होता है? एमओएफई कोफैक्टर। इसको आप कोबाल्ट बिल्कुल बंद समझिएगा। कोबाल्ट यहाँ पे जैसा दिख रहा है, लेकिन कोबाल्ट नहीं, ये इसको कहेंगे कोफैक्टर। क्या है ये? कोफैक्टर। ये क्या है? कोफैक्टर। तो और इसको बोला जाता है डाई नाइट्रोजन। अब आपको दिमाग में बैठाना है कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स करता है जिसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनेस, या आप उसको डाई नाइट्रोजनेस। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? तरह से नाइट्रोजन फिक्स होता है। यहाँ पे नाइट्रोजनेस एंजाइम है। ये जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है ये दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। इस नाइट्रोजनेस एंजाइम को डाई नाइट्रोजनेस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये जो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, इसका कंपोनेंट जो फर्स्ट होता है वो एमओएफई प्रोटीन होता है, जो कि बैक्टीरिया के निफ डी और निफ के से कोड किया। जब ये कोडिंग होती है तो ये क्या, इसमें क्या कोफैक्टर होते हैं, इसीलिए इसको एमओएफई प्रोटीन कहा गया, क्योंकि इसमें एफईएमओ या एमओएफई कुछ भी कहिए कोफैक्टर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है एमओएफई प्रोटीन। और इसमें आयरन एज ए कोफैक्टर काम करता है, इसलिए आयरन प्रोटीन का। ये जो इसको कहा जाता है डाई नाइट्रोजनेस। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डाई नाइट्रोजनेस, और इसको कहा जाता है डाई नाइट्रोजनेस रिडक्टेज। तो इसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है? डाई नाइट्रोजनेस। और सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है? डाई नाइट्रोजनेस रिडक्टेज। अब ये इसके कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की बात है। तो और जो ये आपको एफी प्रोटीन दिख रही है, ये देखिए क्या है? ये एक्चुअली में पूरा मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है, लेकिन जो सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या है? होमोडाइमर है। ठीक है, ये येलो दो कलर के आपको डाइमर दिख रहे हैं, तो ये होमोडाइमर है। और ये क्या हो गया? ये हेट्रोटेट्रामर है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि एक दो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर। अब इसी के कंपोनेंट की अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए कंपोनेंट फर्स्ट के बारे में दिया है कि एमओएफई प्रोटीन होती है, इनकोड होती है निफ डी और निफ के से। एमओएफई कोफैक्टर पाया जाता है। डाई नाइट्रोजनेज हम लोग इसको कहते हैं। टेट्रामर विथ 2 कॉपीज ऑफ डिफरेंट सब यूनिट। ठीक है, टेट्रामर होता है, जैसा हमने 2 कॉपीज मीन्स की 2 सब डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं। और ये इसकी प्रोटीन की जो किलो डाल्टन कितना 240 किलो डाल्टन की प्रोटीन है। FeMO इज हेट्रोटेट्रा अल्फा 2 बीटा 2 सब यूनिट्स। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं ना, ग्रीन और पिंक, तो ये अल्फा 2 और बीटा 2। फिर इसके बाद यहाँ पे हाँ, अब ये होता है कि जो कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है कि वेनेडियम एज ए, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एमओएफई की तरह कंपोनेंट फर्स्ट क्या है? एमओएफई प्लांट में तो यही होता है, नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में ऐसा देखा गया है कि वेनेडियम काम करता है मोलिब्डेनम की जगह। तो क्या हो जाता है? वेनेडियम आयरन
अल्टरनेट होता है MOFE का। कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है कि जो कंपोनेंट फर्स्ट होता है वहाँ पे MOFE की जगह पे वेनेडियम या VFE होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेडियम आयरन कोफैक्टर होता है। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया कि कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है कि वेनेडियम आयरन रहता है MOFE का अल्टरनेटिव, मीन्स कि MO नहीं है, Fe तो है ही, तो मोलिब्डेनम की जगह पे क्या हो गया, वेनेडियम हो गया। और कोबाल्ट जो होता है वो कभी भी प्लांट सिस्टम में कोबाल्ट नहीं पाया जाता, ये आप याद कर लीजिए। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये प्लांट सिस्टम में कोबाल्ट नहीं पाया जाता। जब आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं भी कोबाल्ट नहीं होगा। ठीक, तो कोबाल्ट नहीं पाया जाता, तो इसलिए कहीं भी अगर को इस तरह से लिखा हो तो उसको आप को फैक्टर समझिएगा, उसको आपको कोबाल्ट नहीं समझ। इसके बाद जो कंपोनेंट सेकंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजनेस रिडक्टेज, नाम से ही पता चल रहा है क्या करने वाला है, रिडक्शन करने वाला है। तो ये क्या है, आयरन प्रोटीन है, इनकोड होती है NIF-H से। यहाँ पे क्या होते हैं, 4 आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं। डाई नाइट्रोजनेस रिडक्टेज डाइमर होता है, जैसा हमने बताया कैसा होता है, होमोडाइमर होता है। 30-30 के 2 मोनोमर्स मिलके एक डाइमर बनाते हैं। The iron protein accept electron carries ferredoxin, then electron transfer to MOFE protein hydrolysis of ATP। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ये वाला है कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और इसको इलेक्ट्रॉन को देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। ये क्या कर रहा है, डाई नाइट्रोजनेज को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब कैसे कर रहा है, तो अब हम लोग इसका देखते हैं प्रोसेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है फेरेडॉक्सिन, यहाँ पे फेरेडॉक्सिन लिखा है। अब फेरेडॉक्सिन रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन, आप क्या देख पा रहे हैं कि ये रिड्यूस्ड है। ये रिड्यूस कैसे हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर से ये रिड्यूस। कौन से हाइड्रोजन डोनर, वही हाइड्रोजन डोनर जैसा हमने बताया था कि सुक्रोज हो सकता है, पायरुवेट हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, वहां से इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिसीव किए। अब क्योंकि यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहले रिड्यूस हुआ, इसने किसी हाइड्रोजन डोनर से इलेक्ट्रॉन, जब इसने हाइड्रोजन डोनर से इलेक्ट्रॉन लिया तो ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको दे दिया। ये जो आपको आयरन, आप देखिए ये आयरन प्रोटीन, क्योंकि ये क्या है, आयरन प्रोटीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। तो फेरेडॉक्सिन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया आयरन प्रोटीन। ठीक है, आयरन प्रोटीन को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और इसके बाद ये वापस किस में हो गया, रिड्यूस। ये वापस क्या हो गया, रिड्यूस। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि ये देखिए ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, तो ये क्या हो गया, ये अब इसको इलेक्ट्रॉन जब मिला तो ये रिड्यूस। ठीक है, और ये हमारा क्या कंपोनेंट है, ये हमारा है नाइट्रोजनेज कहिए या डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज। ठीक है, रिडक्टेज आपको याद रखना, ये रिडक्टेज होता है फर्स्ट, मतलब कि जो पहला जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये रिड्यूस फॉर्म में हो गया, अब ये वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन फिर लूज करेगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो MOFE जो प्रोटीन है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, इसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये रिड्यूस फॉर्म। जब ये रिड्यूस फॉर्म में आ गई तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में आके अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देगी, इस नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगी, और ये लिख गया, नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन देगी और देने के बाद ये ना, तो इस तरह से ये क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो प्रोटॉन मिल रहा है वो हाइड्रोजन डोनर ने इलेक्ट्रॉन दोनों ही दिया था, तो यहाँ से हमें प्रोटॉन, इस तरह से यहाँ पे फिक्सेशन। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और एटीपी की हाइड्रोलिसिस कहाँ पे हो रही है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है कंपोनेंट सेकंड, जहाँ पे आयरन प्रोटीन होती है, यहाँ पे एटीपी की जरूरत। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है और ये नाइट्रोजनिस काम। बात समझ में आई सबको। अब अगर हम लोग वे में, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डाई
नाइट्रोजनेज रिडक्टेज, डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज ने क्या किया, कहाँ से रिड्यूस्ड हुआ, कहाँ से रिड्यूस्ड हुआ, फेरेडॉक्सिन ने इसको रिड्यूस किया। ठीक है, डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज को किसने रिड्यूस किया, जो फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन को किसने रिड्यूस किया था, हाइड्रोजन डोनर मिले थे वहाँ से, जो भी कंपोनेंट थे वहाँ से इसने इसको रिड्यूस किया। जब ये रिड्यूस होता है तो ये किसको रिड्यूस कराता है, ये रिड्यूस करा देता है डाई नाइट्रो। ठीक है, डाई नाइट्रोजनेज रिड्यूस हो गया। अब जब ये रिड्यूस हुआ तो इसने क्या किया, नाइट्रोजन को रिड्यूस करा के, इस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सबसे पहले क्या हुआ कि फेरेडॉक्सिन ने डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज को रिड्यूस किया, डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज ने नाइट्रोजनेज को रिड्यूस किया। ठीक है, यहाँ पे आप इसको नाइट्रोजनेज भी कह सकते हैं, चाहे डाई नाइट्रोजनेज लिखा हो या नाइट्रोजनेज, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको रिड्यूस किया, इसके बाद इसने किसको रिड्यूस किया, नाइट्रोजन को रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करके अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। आज समझ में आया सबको? और जो ये कंपोनेंट सेकेंड, जो आयरन प्रोटीन है, इसको कहीं कहीं पे एजोफेरेडॉक्सिन भी कहते हैं, एजोफेरेडॉक्सिन, क्योंकि आयरन है इसलिए इसको एजोफेरेडॉक्सिन भी बोलते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, नोड, नोड के बारे में क्या पूछ रहे हैं? देखिए, नोड फैक्टर अलग चीज है। हाँ, एक बार हम चीज, नोड फैक्टर क्या थे, नोडुल फॉर्मेशन करने के लिए बैक्टीरिया के पास जीन थे, है ना, तो वो नोड फैक्टर को बना रहे थे, वो नोडुल बनाने में काम करेंगे। फिर नोडुल बनाने के बाद तो फिर नोडुल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स होता है, तो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एंजाइम चाहिए नाइट्रोजनेज, उसको भी बैक्टीरिया बनाते हैं, नाइट्रोजनेज को भी बैक्टीरिया बनाते हैं, और फिर नाइट्रोजन फिक्स। वहाँ तो नोडुल फॉर्मेशन के थ्रू, वहाँ पे जैसे हमने बताया था कि इन्फेक्शन थ्रेड होके बैक्टीरियोइड बनता है, पढ़ लिया है नहीं, फिर भी हम आप लोगों को फिर भी क्लियर कर रहे हैं कि नोड फैक्टर वहाँ पे क्या था, नोडुल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे। अब नाइट्रोजनेज क्या करेगा, नोडुल तो बन गया, नोडुल बनने के बाद उसमें नाइट्रोजन तो फिक्स होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम भी कौन कोड कर रहा है, बैक्टीरिया। नोड फैक्टर को भी कोड कौन कर रहा था, बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने देख लिया कि भाई एटीपी की ज़रूरत भी होती है। यहाँ पे देखिए 16 एटीपी का इन्वॉल्व हो रहा है, तो एटीपी चाहिए, इसकी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज एटीपी चाहिए। क्यों हाई एनर्जी चाहिए, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके, ट्रिपल बॉन्ड्स क्योंकि ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी, तो वो तो चाहिए। अब इसके बाद अगर, और क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, प्लांट, और नाइट्रोजनेज एंजाइम सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, क्यों सेंसिटिव होता है, क्योंकि अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक एफी प्रोटीन होती है और एक होती है एफी एमओ प्रोटीन या एमओ एफी प्रोटीन। तो जब दोनों ही प्रोटीन की नेचर ही ऐसे हैं कि ये मतलब ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ये ऑक्साइड्स बना सकते हैं, तो मीन्स क्या हो रहा है कि नाइट्रोजनेज बहुत सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए। तो अब, और सेंसिटिव भी है, और नाइट्रोजनेज का काम क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करना, और ये सेंसिटिव भी है ऑक्सीजन के लिए, और करना इसको कहाँ है, प्लांट में ही करना है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अ पैराडॉक्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या पैराडॉक्स है, मीन्स कि एक तरीके से आप इसको कंट्रोवर्सी समझिए, द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। एक तो ये हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एनर्जी इसको बहुत चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये क्या कह रहा है, द हाई एनर्जी प्रोडक्शन इज ऑब्टेन आइदर थ्रू ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, बोथ आर एरोबिक कंडीशन। ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है या डेलिमा वाली कंडीशन है कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए चाहिए इनको हाई एनर्जी। ठीक है, क्योंकि 16 एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो, और इतनी हाई एनर्जी कब मिलेगी,
या तो रेस्पिरेशन हो, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पे हमें एटीपी मिल जाएगा, या फिर फोटोसिंथेसिस हो वहाँ पे एटीपी मिलेगा। और दोनों ही जगह, एक जगह ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और एक जगह ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, तो दोनों ही जगह पे ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन है। तो ये कैसे पॉसिबल हो, ये किस तरह से इस मैकेनिज्म को क्या किया जाए कि ये चीज़ पॉसिबल हो। तो ये पैराडॉक्स है, बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए पैराडॉक्स है, मीन्स कि एक डेल्मा वाली कंडीशन है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग इज अ हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस बट इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। तो ये कैसे अपने आप को ये चीज़ कर पाएगा, तो नाइट्रोजनेज है। और ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजनेज के पास एक तो आयरन प्रोटीन होती है और दूसरी एमओएफई प्रोटीन होती है। तो ये रैपिडली क्या कर सकते हैं, इरिवर्सिबली, मतलब रिवर्सिबली भी नहीं, इरिवर्सिबली क्या हो सकते हैं, इनएक्टिव हो जाएंगे ऑक्सीजन के थ्रू, एंड इसकी एक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाएगी, किसकी, नाइट्रोजनेज की। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या है, प्रॉब्लम वाली बात हो गई। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेलुलर रेस्पिरेशन पाथवे रिक्वायर्स नाइट्रोजन व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। और ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो तभी मिल पाएगी जब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि चाहे ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन हो या फिर फोटोसिंथेसिस हो। तो इस पैराडॉक्स को कौन बैलेंस करेगा, ठीक है, ये डेल्मा वाली कंडीशन को कैसे बैलेंस करा जाएगा और कौन बैलेंस करेगा। तो अब हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। तो पहली तो कंडीशन ये है कि इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए नेचर ने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाए हैं। पहली कंडीशन है कि अगर बैक्टीरिया है वो एनारोबिक बैक्टीरिया हो तो ये चीज हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया को भी हम लोग क्या बनाते हैं, बैक्टीरोइड के फॉर्म में वो चेंज होता है, तब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया एनारोबिक हो और उसके अंदर ही नाइट्रोजनेज है तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉब्लम मीन्स कुछ हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है। फिर दूसरी कंडीशन, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया में होता है तो आपको पता है साइनोबैक्टीरिया में एक हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। आपने शायद बीएससी में पढ़ा होगा हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन। अब ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है, पहले तो हम लोग ये जान लें। हेट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में जो कि थिकेंड मल्टी लेयर सेल वॉल, मीन्स कि उसमें कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि हेट्रोसिस्ट, मतलब वो सेल क्या होती है, हेट्रोसिस्ट जिसका नाम है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिकेंड होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, दैट रिस्ट्रिक्ट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ऑक्सीजन की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है। हाई रेस्पिरेशन एक्टिविटी दैट मेंटेन लो ऑक्सीजन इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन, so respiration provide ATP needed after N2 fix and ensure low level of oxygen। ये कह रहे हैं कि पहली बात तो जो हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे पहले तो जो सेल की सेल वॉल होती है उसको बहुत थिकेंड कर दिया जाता है और मल्टीलेयर कर दिया जाता है। तो पहले तो ऑक्सीजन की जो इंटेंसिटी है, मतलब कि ऑक्सीजन डिफ्यूज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम ऑक्सीजन डिफ्यूज हो पाता है, और जो डिफ्यूज होता है उसको क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन के थ्रू, मतलब कि ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट हाई कर दिया जाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा वो रेस्पिरेशन के थ्रू यूज हो गया, ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में लो लेवल में मेंटेन रहता है और नाइट्रोजन फिक्स हो पाता है हेट्रोसिस्ट में। पहली कंडीशन क्या है कि हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि थिक एंड मल्टीलेयर स्ट्रक्चर है जिससे कि ऑक्सीजन कम पहुंचती है, और कम पहुंचने के बाद वहाँ पे जो रेस्पिरेशन की रेट है वो हाई होती है। तो जितना ऑक्सीजन पहुंचा वो तुरंत ऑक्सीजन यूज हो गया रेस्पिरेशन में, तो इस तरह से वहां पे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है और नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, साइनोबैक्टीरिया, आपको पता है कि वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोसिस्ट फोटोसिंथेटिक सेल लैक फोटोसिस्टम 2। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस में 2 फोटोसिस्टम होते हैं, जैसे ये फोटोसिंथेसिस का स्ट्रक्चर बना हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि एक PS2 होता है और एक PS, ठीक। PS2 पे क्या होता है कि PS2 पे मीन्स वाटर का स्प्लिटिंग होती है। PS2 पे, फोटोसिस्टम 2 पे जैसे ही लाइट पड़ेगी फोटोसिंथेसिस शुरू होगा, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से पूरा फ्लो होके फिर यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन होता है और ATP का फॉर्मेशन। ये 2 चीज़ें फोटोसिंथेसिस करने का काम क्या है, 2 काम है, ठीक है। एक ATP बनाना, NADPH मीन्स कि एसिमुलेटरी पावर इसको बोलते हैं, एसिमुलेटरी पावर को बनाना, और इसी एसिमुलेटरी पावर को यूज करके CO2 से क्या बना देना, कार्बोहाइड्रेट बनाना। यही फोटोसिंथेसिस का मेन एम है, क्या करना, एनर्जी बनाना और उस एनर्जी को
CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देना, और कार्बोहाइड्रेट एज ए फूड सोर्स प्लांट को मिलेगा, हमको मिलेगा, है ना। तो यही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस शुरू होता है तो क्या होता है, हम लोग फोटोसिंथेसिस में तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आप ये जानिए कि फोटोसिस्टम 2 पे ये क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, ठीक। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ना, ऑक्सीजन निकलता है, तो ये ऑक्सीजन निकला, वाटर के स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन निकला, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन भी निकले। यही जो इलेक्ट्रॉन है फिर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और फ्लो होने के बाद एक यहाँ पे क्यू साइकिल चलता है, उसके थ्रू जो थैलेक्वाइड का ल्यूमेन होता है वहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, और इसी प्रोटॉन में जो एनर्जी होती है उसको यूज़ करके एटीपी बनाया जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से NADPH बन जाता है, क्योंकि जो NADP प्लस है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से क्या होता है, यहाँ पे NADPH बन जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होता है वहीं पे बीच में क्या होता है कि प्रोटॉन को भेजा जाता है ल्यूमेन में, और ल्यूमेन में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आपको पता है किसी भी ग्रेडियंट में एनर्जी होती है, उस ग्रेडियंट को किस फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, उस एनर्जी को ATP के फॉर्म में। तो हमें फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है उससे हमें क्या क्या मिल जाता है, ATP मिलता है और NADPH मिलता है, ठीक है। अब क्या कहा गया, बोला गया कि हेट्रोसिस्ट में क्या लैक होता है, फोटोसिस्टम 2, मीन्स कि ये वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है, ये सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजनेज आपको पता है नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है। नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है। तो अब अगर ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, तो ऑक्सीजन तो इसी सिस्टम पे इवॉल्व हो रही थी, तो चलिए ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, ठीक। कि अब ये वाला सिस्टम पूरा गायब ही कर दिया गया हेट्रोसिस्ट से। तो जब ये है ही नहीं तो चलिए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन कि क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हाई एनर्जी चाहिए, तो अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अगर ये लैक है तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि साइक्लिक मीन्स की फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, निकल के यहाँ पे 700 पे गए, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाके जो NADPH बना रहे यहाँ ना जाके वापस फिर यहीं पे आ गए, तो क्या होता है PQ पे, तो ये वाला सिस्टम तो गायब ही है, ये है नहीं। अब यहाँ पे एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अब इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि ATP तो बन जाएगा लेकिन NADPH नहीं बने, और ये क्योंकि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए, ATP चाहिए, तो ATP हमको मिल जा रहा है, ठीक। तो ATP मिल जाएगा और उसी ATP को यूटिलाइज करके नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा। दूसरी बात फिर हुआ कि भाई अब तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर फोटोसिस्टम 2 को लैग कर दिया गया, ATP जो मिल रहा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज कर लिया गया, तो वो सेल फिर एनर्जी कहाँ से लाएगी, उसको जो फोटोसिंथेसिस से नॉर्मली वो CO2 को फिक्स कर रही थी वो चीज कहाँ से लाएगी। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, हेट्रोसिस्ट फोटोसिंथेटिक सेल लैक फोटोसिंथेसिस PS2, ठीक है, PS2 लैक है, PS1 प्रेजेंट है, एंड डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा नहीं क्योंकि फोटोसिस्टम 2 पे ही इवॉल्व होता है। और ये जो मतलब हेट्रोसिस्ट के अंदर जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी होती है वहां पे रुबिस्को भी गायब कर दिया गया। रुबिस्को का काम क्या होता है, रुबिस्को का काम होता है CO2 को फिक्स करना, ठीक है। तो क्या होगा, एंड नॉट फिक्स CO2, अब CO2 फिक्स नहीं होगा, तो हेट्रोसिस्ट में सिर्फ क्या होता है PS1 होता है, और इसके बाद वो ATP बना पाएगा लेकिन NADPH नहीं बना पाएगा, और ATP बनेगा, उस ATP को नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज कर लिया जाएगा। अब होगा क्वेश्चन दूसरा ये आया कि फिर इसको एनर्जी कहाँ से मिले। तो जो ये हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है हेट्रोसिस्ट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हेट्रोसिस्ट है, ये हेट्रोसिस्ट है, ये आसपास की और वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, और सेल्स हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये इस वाले सेल के अंदर तो PS2 क्या है, लैक है, PS2 नहीं है, और PS1 प्रेजेंट है, ठीक, ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्स हो गया, और क्योंकि PS1 प्रेजेंट है ATP भी यहीं पे मिल जाएगा, तो नाइट्रोजन फिक्स हो गया। जो बगल वाली सेल्स है इनके पास सब कुछ है, तो ये क्या करेंगी, ये CO2 फिक्स करेंगी, यहां से इनको नाइट्रोजन मिल जाएगा और यहां से इनको एनर्जी मिल, तो इस तरह से ये काम कि भले ही इसके पास CO2 ये खुद फिक्स नहीं कर पा रहा हेट्रोसिस्ट सेल, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि वो आसपास की सेल्स से जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, हेट्रोसिस्ट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट होता है, उसमें कुछ सेल्स होती है जो हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो वो क्या होता है कि जो हेट्रोसिस्ट है वहां पे नाइट्रोजन फिक्स हो गया,
हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या हो गया, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया, उसने बगल वाली सेल्स को नाइट्रोजन फिक्स करके दे दिया, और जो बगल वाली सेल्स हैं उन्होंने क्या किया, CO2 को फिक्स करके इसको एनर्जी दे दी। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो ये प्रॉब्लम हेट्रोसिस्ट के केस में, मीन्स की साइनोबैक्टीरिया के केस में ऐसे सॉल्व की जाती है, ठीक, कि नाइट्रोजनेज अपना काम भी कर लिया, मतलब उस साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्स भी हो गया, ऑक्सीजन भी था, क्योंकि पूरे के पूरे तो बाकी के जो भी रिमेनिंग सेल्स थे वहां तो ऑक्सीजन था ही, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो गया, नाइट्रोजन भी फिक्स हो गया, CO2 भी फिक्स हो गया, और इस तरह से सिस्टम चलता है। तो एक तो ये सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग, अब ये तो हमने एनारोबिक बैक्टीरिया वाली कंडीशन हो गई, वहां पे इस तरह से एनारोबिक कंडीशन है तो हो जाएगा। फिर साइनोबैक्टीरिया है तो वहां पे ऐसे हो जाएगा। अब हायर प्लांट में क्या, हायर प्लांट में कैसे ये चीज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा कि नाइट्रोजनेज को एनर्जी भी चाहिए और नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव भी है, तो फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर से हम लोग पूरा का पूरा क्या समझेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पता है हायर प्लांट में नोड्यूल के फॉर्मेशन होते हैं और वहीं पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन, तो वहां पे ऑक्सीजन का होम्योस्टैसिस होता है। होम्योस्टैसिस मतलब बैलेंस करना ऑक्सीजन। अब वो किस तरह से बैलेंस किया जाता है, तो ये एक नोड्यूल का स्ट्रक्चर, ये आप जो देख पा रहे हैं ये एक नोड्यूल का स्ट्रक्चर, इस नोड्यूल के स्ट्रक्चर के इस पार्ट को कट करके यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। अब इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आपको से बाहर की तरफ ये है एपिडर्मल सेल, ठीक है, ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स हैं, और इसके बाद जो ब्लू कलर की सेल्स है ये एपिडर्मल लाइक सेल्स हैं, तब एपिडर्मल की तरह ही सेल्स ये भी हैं। इसके बाद जो ये आपको इस तरह की सेल्स दिख रही हैं ये हैं कॉर्टिकल सेल्स, क्या है, कॉर्टिकल, ठीक है। ये नोड्यूल जो आप हम लोगों ने नोड्यूल का फॉर्मेशन पढ़ा था कि कैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू जाता है रूट हेयर के थ्रू और प्लांट में जाके नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है, और नोड्यूल जब बनता है तो अंदर बैक्टीरिया बैक्टीरोइड के फॉर्म में चला जाता है, उसी के पोर्शन को कट किया गया, नोड्यूल के पोर्शन को। नोड्यूल कोई प्लांट का नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता है, नोड्यूल में बहुत सारे मॉर्फोजेनेसिस हो चुके होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं, तो ये नोड्यूल का स्ट्रक्चर। नोड्यूल के स्ट्रक्चर में बताया गया कि पहले एपिडर्मल सेल्स होती है, फिर एपिडर्मल लाइक सेल्स होती है, फिर कॉर्टिकल सेल्स होती है, और फिर यहाँ पे आपको कुछ और सेल्स दिख रहे हैं अंदर, जो इंटरनल कॉर्टेक्स की सेल्स हैं वहां पे कुछ चीजें आपको दिख रही। अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, जो यहाँ पे आपको एपिडर्मल लाइक सेल्स दिखती हैं, ये सेल्स एक्चुअली में ऑक्सीजन परमिबिलिटी का बैरियर होती है, ठीक है। ये क्या करती है, एक तो ऑक्सीजन, क्योंकि बाहर से ही अंदर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन कहाँ से, बाहर से ही अंदर ऑक्सीजन आएगा, तो पहले तो ये जो सेल्स होती हैं ये ऑक्सीजन की परमिबिलिटी के लिए बैरियर क्रिएट करती हैं, ऑक्सीजन की परमिबिलिटी के लिए बैरियर क्रिएट करती हैं। तो पहला रूट नोड्यूल, क्योंकि प्लांट में नाइट्रोजन कहाँ फिक्स होगा, पूरे के पूरे प्लांट में नहीं फिक्स होने लगेगा, नोड्यूल्स में ही फिक्स होगा, तो नोड्यूल में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि ऑक्सीजन की परमिबिलिटी के लिए बैरियर होती हैं, तो उसको इम्परमिएबल बनाने में हेल्प करती हैं, और वो पूरे के पूरे मीन्स नोड्यूल को कवर की होती हैं, ठीक है, कवर की होती हैं, और सेलेक्टिव परमिएबल हो जाती हैं, मीन्स कि कुछ पर्टिकुलर टाइप से परमिएबिलिटी शो करती है। कैसे शो करती है भी हम आगे बताएंगे। इसके बाद फिर आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेल्स, ये दिख रहा है रेड रेड आपको दिख रहा है बीच बीच, और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये बैक्टीरोइड है। हमने आपको क्या बताया था कि बैक्टीरोइड के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बैक्टीरिया हो, बैक्टीरोइड के अंदर हमने क्या बताया था कि इरेगुलर शेप का हो जाता है, उसके अंदर 2 भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बैक्टीरिया हो। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बैक्टीरोइड है, ये सारे क्या है, ये बैक्टीरोइड, ठीक है। और इन बैक्टीरोइड के चारों तरफ जो सेल्स, क्योंकि सेल्स के अंदर ही ये बैक्टीरिया बैक्टीरोइड के फॉर्म में, हमने सिम्बायोसोम आपको बताया था, सिम्बायोसोम में क्या होता है कि सेल्स के अंदर ही जाके एक नया ऑर्गेनेल्स बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरोइड। अब ये जो बैक्टीरोइड है इसके चारों तरफ यहाँ पे आपको पिंक पिंक कलर का कुछ दिख रहा है, वो पिंक कलर का क्या है, लेग हीमोग्लोबिन, वो क्या है, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो लेग हीमोग्लोबिन। अब इसके बाद जो बैक्टीरोइड है, बैक्टीरोइड के अंदर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, आपको पता है रेस्पिरेशन में आपने साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो पाया जाता है, जिसका काम क्या है
कि किस तरीके से ऑक्सीजन को इसमें चेंज कर दिया जाता है, वाटर में चेंज कर दिया जाता है। जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन को वाटर में चेंज किया जाता है रेस्पिरेशन के थ्रू, और वहाँ पे बीच में एक ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो बैक्टीरियोइड के अंदर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब आप याद रखिए कि ये 3 मेन मैकेनिज्म हैं जो कि क्रिएट करते हैं नोड्यूल के अंदर इन्वायरमेंट कैसा, मतलब ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। कैसे करते हैं वन बाय वन हम लोग अभी देखते हैं। इन नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल मैकेनिज्म दैट मेंटेन एटीपी प्रोडक्शन। अब एटीपी प्रोडक्शन भी चाहिए हमें इन एन अप्रोप्रिएट लो लेवल ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। एटीपी का प्रोडक्शन भी चाहिए, लेकिन क्या हो, लो लेवल ऑक्सीजन इन्वायरमेंट हो। इंक्लूड हाई एफिनिटी ऑफ साइटोक्रोम सी, द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन लाइक हीमोग्लोबिन एंड वेरिएबल परमिबिलिटी बैरियर। बोला गया कि ऐसा चीज तीन चीजें इन्वॉल्व हैं जो कि क्या कर रही हैं, एटीपी को भी बना रही हैं, एटीपी को भी बना रही हैं और साथ में लो ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन कर रही हैं। कैसे? एक पहला तो यहाँ पे हो गया लो लेवल ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए परमिबिलिटी को इस रेस्ट्रिक्ट कर देना। दूसरा चीज है कि लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, तो ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगी। तीसरा, जो बैक्टीरियोइड होता है उसका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की एफिनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब अभी हम आगे बताएंगे, ऑक्सीजन से उसकी एफिनिटी इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर पहुंचेगा तुरंत उसको बाइंड करके उसका रिएक्शन करके वाटर में चेंज करवा देगा, ठीक, रेस्पिरेशन के। तो ये 3 चीजें होती। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दैट कंट्रोल द गैस एक्सचेंज एट नोड्यूल पेरिफेरी। तो ये यहाँ पे गैस एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा है नोड्यूल पेरिफेरी पे कौन, जो ये हमने बताई ये इस टाइप के सेल्स होते हैं। ये कैसे करता है अभी आगे देखिएगा। द इम्प्लाई cells around the central region of though contain the permeability barrier and limit the flow of oxygen to leg hemoglobin contain central region। तो शुरू के मतलब स्टार्टिंग के सेल्स में क्या हो गया, यहाँ पे तो परमिबिलिटी के थ्रू रोका गया। अंदर अगर ऑक्सीजन पहुंच भी गया किसी भी तरीके से, भाई पहुंचेगा तो है ही, क्योंकि रेस्पिरेशन तो करना ही है ना, एरोबिक बैक्टीरिया है तो रेस्पिरेशन तो करेंगे ही। तो अब क्या हुआ कि पहला यहाँ के थ्रू कम किया गया, यहाँ पहुंचने के बाद इसको लेग हीमोग्लोबिन से भी बाइंड कर लिया गया। उसके बाद जो बचा ऑक्सीजन, जितना कम लेवल में ऑक्सीजन बचा, वहां पे बैक्टीरियोइड ने उसको चेंज कर दिया वाटर में। और बैक्टीरियोइड का जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होती है। मीन्स कि उसका बहुत ज्यादा एफिनिटी होने की वजह से क्या होता है, बहुत तेजी से वो पकड़ता है। अब इस तरह से यहाँ पे लो लेवल ऑक्सीजन का मेंटेन किया जाता है। अब हम लोग पहले लेग हीमोग्लोबिन की बात करें। द ऑक्सीजन सप्लाई इज रेगुलेटेड लार्ज एक्सटेंट बाई एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन लेग हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स पिंक कलर के आपको क्यों दिखते हैं, क्योंकि उसमें लेग हीमोग्लोबिन होता है। लेग हीमोग्लोबिन इज सिमिलर टू ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ मसल मायोग्लोबिन की तरह ही होती है, लेकिन ये इसमें लेग्यूमिनस प्लांट में पाई जाती है। इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। द लेग हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट एंड कोडेड विथ बैक्टीरियोइड इन्फेक्टेड होस्ट सेल कंप्राइज 30% ऑफ द होस्ट सेल प्रोटीन गिव पिंक कलर टू नोड्यूल। मतलब कि जो नोड्यूल है, नोड्यूल में 30% जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, लेग हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो हमें नोड्यूल होता है वो पिंक कलर का दिखता है। लेग हीमोग्लोबिन फंक्शन एज ऑक्सीजन बफर, मीन्स कि क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है तो एक तरीके से बफरिंग कंडीशन क्रिएट करता है ना। बफर का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो क्योंकि मैम ने भी आपको बता दिया कि मेंटेन करता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज अपॉन बाइंडिंग विद लेग हीमोग्लोबिन, दस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन विद इन सेल इंक्रीजेज विद रिड्यूस्ड लेवल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये लेग हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है तो एक रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल क्रिएट हो रहा है। अब जो हमने पहला आपको परमिबिलिटी वाला बताया है ना, जो हमने फर्स्ट आपको स्टेप कौन सा बताया, परमिबिलिटी वाला, जैसे जो हमने ये फर्स्ट स्टेप बताया, अभी इसके बारे में आप समझिए कि ये कैसे हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लो परमिबिलिटी क्या हो रहा है कि लो परमिबिलिटी टू ऑक्सीजन टू लो परमिबिलिटी किसकी, ऑक्सीजन की। कहाँ पे, नोड्यूल के अंदर, टू नोड्यूल के अंदर लो परमिबिलिटी होना। कैसे होना, अब यहाँ पे देखिए कैसे लो परमिबिलिटी हो रही है ऑक्सीजन की नोड्यूल के। यहाँ पे क्या होता है कि ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो हमने आपको ये वाली सेल्स दिखाई,
ये जो आपको हमने सेल्स दिखाई इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देख, यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे हाई है, जब ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा तो आप समझिए जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल हाई है तो वहाँ एटीपी भी हाई होगा। जैसे ही एटीपी हाई होता है तो पोटेशियम जो यहाँ पे पंप होता है वो खुल जाता है। ठीक है, पोटेशियम पंप खुल जाता है और खुलता है तो पोटेशियम पंप बाहर जाता है। ठीक, पोटेशियम कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। व्हेन ऑक्सीजन इज हाई के प्लस इंक्रीजेस कॉर्टेक्स, मीन्स कि ये सेल्स हैं और सेल्स के ये कॉर्टेक्स रीजन है। यहाँ पे जो इंटरस्पेसेस में क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ पे पोटेशियम आयन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पोटेशियम आयन है। अब जैसे ही ऑक्सीजन लेवल हाई हुआ और तो एटीपी हाई होगा और वो पंप खुल जाता है। जब पंप खुलता है तो पोटेशियम आयन यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयन इस कॉर्टेक्स में आ गए। जब पोटेशियम आयन कॉर्टेक्स में आते हैं तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हाई सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ पे हाई हो गया। और आपको पता है कि जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई होता है तो उसमें टेंडेंसी क्या होगी कि बाहर से वाटर अंदर जाएगा, और जब वाटर बाहर से अंदर जाएगा तो यहाँ पे पूरी की पूरी कॉर्टेक्स में क्या हो जाएगा, वाटर की फिलिंग हो जाती है। और जब वाटर की फिलिंग हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन को एंट्री करने से प्रिवेंट करेगा। हमने बताया कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये परमिबिलिटी को ब्लॉक करता है। तो कैसे ब्लॉक कर पाती? भाई सेल्स ही तो हैं, क्या मैकेनिज्म इवॉल्व होता है कि इस तरह का चीज होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इसमें जो ये सेल्स होती हैं जब ऑक्सीजन का लेवल हाई है, मीन्स कि ऑक्सीजन अपने एक लिमिट से ज़्यादा है, उस समय एटीपी ज़्यादा बनेगा। एटीपी ज़्यादा बनेगा तो पोटेशियम आयन क्या होता है, पंप खुल जाता है। जब पंप खुलता है तो पोटेशियम आयन इस कॉर्टेक्स में बाहर जाता है। जब कॉर्टिकल सेल्स में पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो यहाँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है। जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ता है तो आसपास मीन्स बाहर के एनवायरनमेंट से वाटर की एंट्री होती है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर पोटेंशियल की टेंडेंसी क्या होती है, हाई से लो की तरफ जाना, क्योंकि बाहर की तरफ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम हो जाता है तो अंदर वाटर जाता है, वाटर पूरे में फिल हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा इसमें जो कॉर्टिकल सेल्स है यहाँ पे वाटर फिल हो गया। जब वाटर फिल हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन अब रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन एंट्री, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है ना, तो वो उसको हिंड्रेंस मिलेगा और वो अंदर डिफ्यूज नहीं कर। जब ऑक्सीजन का लेवल हाई है तो उसी समय तो रोकना होगा ना ऑक्सीजन को, कि जब ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है तो उस समय तो रोकने की जरूरत है नहीं। तो जिस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है उस समय ये वाला प्रोसेस करके को रोक दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज पोटेशियम लीड, इंक्रीज्ड पोटेशियम लीड टू इंक्रीज वाटर इन इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो सेल्स है, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे, ये इन्हीं सेलुलर स्पेसेस में क्या होता है, स्पेसेस दैट ब्लॉक द एयर स्पेस, एयर स्पेसेस को, क्योंकि वाटर फिल हो गया तो एयर स्पेसेस क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे और फिर ऑक्सीजन अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। अब मान लीजिए सपोज इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम है तो उस समय तो जरूरत है नहीं, तो एटीपी भी कम बनेगा। जब एटीपी कम बनेगा तो ये खुलेंगे नहीं, ये ऑफ रहेंगे। जब ये ऑफ रहेंगे तो एज इट इज यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फिर वाटर तो अंदर आएगा नहीं, तो ये एयर स्पेसेस खुले रहेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है ऑक्सीजन की, ऐसा तो नहीं है ना कि ऑक्सीजन बिल्कुल जाए ना और फिर भी नाइट्रोजन भी फिक्स हो जाए, एटीपी मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। मीन्स एटीपी तो चाहिए और जहां एटीपी चाहिए वहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन जब बहुत एक्सेस में है तो ये वाला प्रोसेस होगा। जब ऑक्सीजन कम है तो उस समय ये एयर स्पेसेस खुले रहेंगे। ठीक है, एयर स्पेसेस खुले रहेंगे। और खुले कैसे रहते हैं, तो जब ऑक्सीजन कम है तो एटीपी भी कम बनेगा। जब एटीपी कम बनेगा तो पोटेशियम आयन भी का पंप खुलेगा नहीं। जब खुलेगा नहीं ये तो क्या होगा कि बाहर में ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा और यहाँ पे वाटर की फिलिंग नहीं हुई, तो एयर स्पेसेस फ्री रहेंगे और ऑक्सीजन एंट्री लेता रहेगा कम अमाउंट में। Reduced potassium lead to reduced osmotic pressure in intercellular spaces and water goes out the cortical cells। और इस तरह से फिर वाटर अगर है भी तो वो बाहर चला जाता है और इस तरह से फिर एयर स्पेसेस खुले रहते हैं। तो इस तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है कि कब ऑक्सीजन चाहिए कब नहीं चाहिए। तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ये वाला पहला वाला पॉइंट समझ में आया? नहीं, पहले आपको हीमोग्लोबिन समझ में आ गया कि लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन को कम करेगा। दूसरा जो परमेबिलिटी बैरियर वाला, ये हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमने तीसरा क्या बताया कि जो साइटोक्रोम सी होता है, इसकी पहला तो परमेबिलिटी के थ्रू रोका गया ऑक्सीजन को, फिर अगर पहुंच गया तो लेग हीमोग्लोबिन ने बाइंड कर लिया, फिर भी ऑक्सीजन
तो रहेगा ना एटीपी बनाने के लिए। तो अब वो ऑक्सीजन नाइट्रोजनेस को ना इनएक्टिव कर पाए तो उसके लिए क्या, वो ऑक्सीजन जैसे ही आए नाइट्रोजनेस से पहले उसको कौन यूटिलाइज कर ले, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज यूटिलाइज कर ले। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि ये रेस्पिरेशन का बनाया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कंपोनेंट होते हैं, फिर यहीं पे एक साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहीं पे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, उस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है कि ऑक्सीजन से साइटोक्रोम सी, किसका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोइड है उसका जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब एफिनिटी ज़्यादा होगी, एफिनिटी ज़्यादा होगी तो केएम वैल्यू क्या होगी बताइए, अब आप लोग पढ़ चुके हैं। एफिनिटी ज़्यादा होगी तो केएम वैल्यू लो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है कि प्लांट, अब यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया गया कि जो प्लांट माइट्रो बैक्टीरिया है उसमें 100 नैनोमोल, मतलब जब 100 नैनोमोल मीन्स कि इतना ज़्यादा जब कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है सबस्ट्रेट का, तब वो काम करना शुरू कर रहा है किसका, प्लांट का साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। प्लांट का साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है वो जब इतना मिल रहा है तब काम कर रहा है। अगर फ्री लिविंग राइजोबिया, जो बैक्टीरिया अभी फ्री लिविंग है, अभी वो बैक्टीरियोइड के फॉर्म में नहीं आया, उसका 50 नैनोमोल ऑक्सीजन मिलेगा तब वो काम करना शुरू करेगा। लेकिन जब बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरियोइड के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसको 8 नैनोमोल का ऑक्सीजन मिलेगा और वो अपना एफिशिएंट काम करेगा। मतलब इसकी हाई एफिनिटी है किसके लिए, मीन्स कि जो बैक्टीरियोइड में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है उसकी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, केएम वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो कम होने की वजह से क्या होता है कि ये एफिशिएंटली जैसे ही ऑक्सीजन आया तुरंत पकड़ के उसको वाटर में चेंज कर देगा। लो केएम मतलब एफिनिटी ज़्यादा है, लो केएम का मतलब कि एफिनिटी ज़्यादा है, हाई केएम मतलब एफिनिटी लेस है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे एफिनिटी लो है। तो ऑक्सीजन से जो वाटर है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन से वाटर बन रहा है और साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो बैक्टीरियोइड का साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है वो हाईली एफिशिएंट होता है, वो उसकी ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कंपेयर करके भी दिखाया गया कि प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को इतना सबस्ट्रेट मतलब ऑक्सीजन इतना चाहिए तब वो काम करेगा, इसको इतना चाहिए, लेकिन इसको अगर इतना भी सबस्ट्रेट, इतना कम सबस्ट्रेट मिलेगा तो भी ये काम करेगा। मीन्स कि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है और केएम वैल्यू बहुत लो है, इसलिए ये इतना एफिशिएंटली काम करेगा। द हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म कंडक्ट plant respiration. The diffused lower level of oxygen bacteria efficiently entrapped by cytochrome C due to high affinity of oxygen. तो सेम बैक्टीरिया जब राइजोबिया के फॉर्म में है तो उतनी एफिनिटी नहीं है, वही सेम राइजोबिया अगर बैक्टीरियोइड के फॉर्म में आ गया तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा हो जाए। इसीलिए बैक्टीरियोइड के फॉर्म में मतलब जब बैक्टीरिया होता है तभी नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। समझ गए क्यों बैक्टीरियोइड की ज़रूरत पड़ी। तो ये रेगुलेशन समझ में आया कि किस तरह से प्लांट के अंदर लो ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट को क्रिएट करके नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए। इसके बाद एक और रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है, क्योंकि आपको पता है कि कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें, नाइट्रोजन का जो भी फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, बैक्टीरिया करवा रहा है। किसके थ्रू करा रहा है, नाइट्रोजनेज के थ्रू करा रहा है। तो नाइट्रोजनेज को कोड करने के लिए भाई कुछ जीन होंगे, उन जीन का भी रेगुलेशन है, ठीक है। उन जीन का भी रेगुलेशन, ऐसा नहीं है कि अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होना है और नाइट्रोजनेज बनते जा रहा है और उसको फिर ऑक्सीजन आके क्या कर दे रहा है, इनएक्टिव कर दे रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, जब जरूरत होगी भाई सिस्टम हमें, आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि जो भी नेचर है वो अपने टाइम एनर्जी को सेव करके रखता है, स्पेस को सेव करके रखता है। तो वो अपनी वेस्टफुल की नाइट्रोजनेज बनाए और बनाने के बाद उसको फालतू में इनएक्टिव कर दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो नाइट्रोजनेज का भी रेगुलेशन होता है कि नाइट्रोजनेज कब बने, ये भी एक रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है। तो एक क्या होता है कि बैक्टीरिया पे एक आपने 2 कंपोनेंट काइनेज सिस्टम पाया जाता है
टू कंपोनेंट काइनेज सिस्टम। ये एक तरीके का रिसेप्टर है, ठीक है। ये क्या एक तरीके का रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टू कंपोनेंट काइनेज सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा रिसेप्टर हम आपको बताएंगे साइटोकाइनिन में भी पाया जाता है, वो प्लांट हार्मोन में, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया पे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं, टू कंपोनेंट काइनेज सिस्टम। अब ये टू कंपोनेंट का मतलब क्या है? जैसे आपने अभी तक रिसेप्टर्स देखे होंगे कि रिसेप्टर्स पे भाई कोई लिगेंड बाइंड किया और फिर वो अपना एक्टिव हो जाके अदर को एक्टिव करता है। टू कंपोनेंट में क्या होता है कि ये एक तो पहली बात ये जो रिसेप्टर है ये हिस्टिडीन काइनेज होता है। बैक्टीरिया के केस में ज़्यादातर रिसेप्टर कैसे होते हैं? हिस्टिडीन काइनेज है। अब हिस्टिडीन काइनेज तो इस पर एक हिस्टिडीन ग्रुप है, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा। अब जैसे ही कोई मैकेनिज्म शुरू होता है तो ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है। अब ये रिसेप्टर एक्टिव हुआ, ये रिसेप्टर एक्टिव होके एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर प्रोटीन होता है उसको एक्टिव करता है, और उस पर क्या होता है? एस्पार्टिक एसिड, डी एस्पार्टिक एसिड होता है ना, डी को करता है, डी को फॉस्फोराइलेट कर देता है। जब डी फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो क्या होता है कि फिर अदर जीन के एक्टिवेशन होते हैं। तो मतलब कि जो बैक्टीरिया का ये वाला सिस्टम है टू कंपोनेंट सिस्टम, वहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं रिसेप्टर के एक्टिव होने के लिए। पहला यहाँ पे क्या हो गया कि एक हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर पाया जाता है मेम्ब्रेन पे, वो फॉस्फोराइलेशन होकर उसका पहले वो एक्टिव होता है, फिर वो एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर को एक्टिव करता है, उस पर फॉस्फोराइलेशन करता है, फिर वो रिस्पॉन्स रेगुलेटर अदर डाउन रेगुलेटरी जीन को एक्टिव कराता है। तो ये होता है टू कंपोनेंट, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है टू कंपोनेंट काइनेज सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। टू कंपोनेंट काइनेज सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बैक्टीरिया में एक फिक्स एल होता है, ठीक है, फिक्स एल होता है जो कि एक रिसेप्टर है। फिक्स एल क्या है? एक रिसेप्टर है जो हिस्टिडीन काइनेज, जो कि आप ये देख रहे हैं इस तरह का काम करता है। मतलब आपको ये समझना है कि बैक्टीरिया में इस तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए पाए जाते हैं, और भी चीजों के लिए पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पे फिक्स एल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में बता रहे हैं, नाइट्रोजनेज के केस में बता रहे हैं, फिक्स एल क्या है? एक हिस्टिडीन काइनेज है, मतलब ये वाला मैकेनिज्म शो कर रहा है। इज अ सिम्बायोटिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर दैट इज इनएक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या होता है? जो ये फिक्स एल है, फिक्स एल अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उस समय ये मतलब उसके बैक्टीरियोइड है। बैक्टीरियोइड कहाँ है? सेल के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर है, ठीक है। बैक्टीरियोइड प्लांट सेल के अंदर है, ये प्लांट सेल है, इसके अंदर बैक्टीरियोइड है। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में, और बैक्टीरियोइड को ही नाइट्रोजन फिक्स करना है। तो अभी ये क्या करे? अच्छा है कि अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में है तो ये अपना नाइट्रोजनेज ही अभी ना बनाए, नहीं तो ये इन्वायरमेंट उसको इनएक्टिव कर देगा। तो उस केस में जो बैक्टीरियोइड के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है फिक्स एल, ये फिक्स एल क्या होता है? हिस्टिडीन काइनेज रिसेप्टर होता है। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव रहता है। जब ऑक्सीजन है तो उस समय इनएक्टिव है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट में कम हुआ, वैसे ही ये फिक्स सेल क्या हो जाता है? अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देता है, अपने आप को सेल्फ फॉस्फोराइलेट करता है क्योंकि काइनेज है, और डाउन रेगुलेट रिस्पॉन्स रेगुलेटर को एक्टिव करता है जो कि फिक्स जे होता है। यहाँ पे क्या होता है? फिक्स जे, ठीक। और एस्पार्टिक रेजिड्यू पे डी रेजिड्यू पे फॉस्फोरेशन करता है, और इस तरह से पूरे नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन होने लगता है। जो हमने आपको बताया ना कि नाइट्रोजनेज एंजाइम दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, हमने बताया निफ डी, निफ के, निफ एच, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? नाइट्रोजनेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जीन कब एक्टिव होंगे? ये जीन तब एक्टिव होंगे क्योंकि बैक्टीरियोइड तो ऑलरेडी प्लांट के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर ये बैक्टीरियोइड है। अब इस प्लांट सेल के अंदर सपोज की ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट है, तो उस समय नाइट्रोजनेज ना बने तो अच्छा है। तो क्या होता है कि इसके पास एक फिक्स एल हिस्टिडीन काइनेज इस तरह का रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनएक्टिव रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वैसे ही ये फिक्स एल मीन्स की हिस्टिडीन काइनेज एक्टिव होता है, अपने आप को फॉस्फोराइलेट करेगा। जब ये अपने आप को फॉस्फोराइलेट करता है, देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ? फिक्स एल है, ठीक है। अभी ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो ये अभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल क्या हुआ कि मीन्स कम हुआ, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, वैसे ही फिक्स सेल एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होके अपने आप को ऑटो फॉस्फोराइलेट करा, अपने आप को ऑटो फॉस्फोराइलेट करके इसने क्या किया कि इसने फिक्स, जो ये आपको दिख रहा है ये वाला एरो यहाँ पे हो जाएगा, ये एरो इधर चला जाए, ठीक। तो इसने ये जब एक्टिव हो गया तो इसने क्या किया कि इसने इसको एक्टिव करा दिया, किसको? फिक्स जे को। और ये क्या है? ये इस केस में
इसकी तरह काम कर रहा है, ठीक है, रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, और ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। ये जो ये वाला चीज है, ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, और फिक्स जे जैसे ही एक्टिव होता है बाकी सारे निफ जीन एक्टिव हो जाते हैं। निफ जीन का काम क्या है? नाइट्रोजनेज बनाना। निफ जीन का काम क्या है? नाइट्रोजनेज। तो इस तरह से इसको इस लेवल पे भी क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम बनता भी तब है जब ऑक्सीजन का लेवल एनवायरनमेंट में कम होता है। इस एनवायरनमेंट उसके लिए क्या है? प्लांट का नोड्यूल, ठीक है। और पूरा नाइट्रोजनेज बनाने के लिए ये सारे निफ जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। वैसे तो हमने मेन आपको बता दिए कि कंपोनेंट फर्स्ट में क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि निफ डी, यहाँ पे निफ डी निफ के, है ना, ये क्या बनाते थे? कंपोनेंट 1 बनाते थे, और निफ एच क्या बनाता था? कंपोनेंट फर्स्ट बनाता था, ठीक। तो इस तरह से ये पूरा इसका ये पूरा फॉर्मेशन करते थे निफ का। तो हमने मेन तो आपको बता दिया कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड किससे बनता है, लेकिन फिर भी उसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब उस नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स को पूरा ऑर्गेनाइज करने में। तो ये सब आपको इतना वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यही पढ़ लीजिए निफ एच क्या कर रहा है, निफ डी निफ के। बाकी ये सब भी देख सकते हैं कि ये और क्या क्या चीज़ें करता है, लेकिन मेन आपको यही निफ जीन के बारे में देखना है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि निफ जीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, निफ जीन कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के पास। नोड जीन कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के पास। नाइट्रोजनेज कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट नोडुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब नोडुलिन और नोड में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। नोडुलिन प्रोटीन कौन बनाता है? प्लांट बनाते हैं, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। मीन्स की, और वो नोडुलिन प्रोटीन मीन्स लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो नोडुलिन प्रोटीन में ही होता है। लेग हीमोग्लोबिन किस में होता है? नोडुलिन प्रोटीन में होता है। तो इसका मतलब लेग हीमोग्लोबिन कौन बनाता है? प्लांट बनाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब इस तरह से ये पूरा चीजें होती, कौन फैक्टर कौन बना रहा है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लांट नोडुलिन प्रोटीन बनाता है, और उस नोडुलिन प्रोटीन में ही लेग हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट नाइट्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व इन, ये हमारा स्टेटमेंट तो ट्रू क्या हो गया। अब इसके बाद द नोड जीन दैट कोड फॉर नोडुलेशन प्रोटीन आर एक्टिवेटेड बाय नोड डी। द टू component of nitrogenase enzyme complex, the iron protein and MOFE protein can show catalytic activity independent। तो क्या इंडिपेंडेंटली मीन्स कि नाइट्रोजनेस रिडक्टेज अपना अलग एक्टिविटी शो करे और ये दोनों अलग? ऐसा नहीं होता है। दोनों जब तक साथ में नहीं होंगे तब तक वो काम शुरू नहीं कर पाएंगे। ये हमारा फॉल्स हो गया। इसके बाद ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेस एंजाइम द Fe प्रोटीन रिड्यूसेस। Fe प्रोटीन किसको रिड्यूस करती थी? MOFE को, और MOFE किसको रिड्यूस करता था? नाइट्रोजन को। तो ये भी ट्रू हो गया। हाँ, और ये पूरा का पूरा एक्टिवेशन किससे होता था? नोड डी ही सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, हमने बताया था कि नोड डी एक ऐसा होता है जो कि कॉमन नोड फैक्टर होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटिवली लो लेवल पे हमेशा एक्सप्रेस होता है, और जब वो एक्सप्रेस रहता है तो वही सारे बाकी के सारे मीन्स प्रोटीन को, सारे नोड फैक्टर्स को एक्टिवेट कराता है, ठीक। इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? A, B एंड D। A, B एंड D, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोई डाउट है आप लोगों को? इसके बाद नेक्स्ट, द नाइट्रोजनेज अ कॉम्प्लेक्स मेटल कंटेनिंग एंजाइम is involved in conversion of nitrogen to ammonia. Which one of the following metal is not involved in activity of nitrogen? तो यहाँ पे कौन सा मेटल इन्वॉल्व नहीं? मोलिब्डेनम, जैसे कि Fe प्रोटीन होता है, MOFE प्रोटीन होता है, ठीक है। तो मोलिब्डेनम तो हो ही गया, आयरन तो हो ही गया। फिर हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि कुछ जगह पे MOFE की जगह पे क्या होता है? VFE होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? वेनेडियम भी हो गया। और कोबाल्ट हमने ऑलरेडी बताया कि प्लांट सिस्टम में कोबाल्ट नहीं पाया जाता। कुछ साइनोबैक्टीरिया में तो देखा गया है, लेकिन प्लांट सिस्टम में कोबाल्ट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि नॉट पूछा, ऑप्शन क्या?